नमस्कार। न्यूज क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नजर देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। भारत और मॉरिशस के बीच आर्थिक सहयोग और साझेदारी के समझौते को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। दूरसंचार बनाने के उपकरण के लिए 12,195 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन योजना का ऐलान। सीमावर्ती क्षेत्रों में ढांचागत निर्माण के लिए सड़क संगठन के बजट में बढ़ोतरी। लव जिहाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत को पक्षकार बनने की दी अनुमति। जापान में कोरोना के खिलाफ देशव्यापी टीकाकरण अभियान की शुरुआत। और म्यांमार में आंग सान सूकी पर सेना ने लगाए नए आरोप। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरिशस के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौते CECPA पर हस्ताक्षर किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। भारत मॉरिशस CECPA पहला व्यापार समझौता है जो अफ्रीका के किसी देश के साथ किया जा रहा है। इस समझौते में वस्तुओं के व्यापार, सेवाओं में व्यापार में तकनीकी बाधाओं, स्वच्छता उपायों, विवाद निपटान, नागरिकों के आवागमन, दूरसंचार, वित्तीय सेवाओं, सीमा शुल्क प्रक्रियाओं और अन्य क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग स्थापित किया जाएगा। CECPA दोनों देशों के बीच व्यापार को प्रोत्साहित करने और बेहतर बनाने के लिए एक संस्थागत तंत्र प्रदान करता है। भारत और मॉरिशस के बीच CECPA में भारत के लिए 310 निर्यात वस्तुओं को शामिल किया गया है। इनमें खाद्य सामग्री, पेय पदार्थ, कृषि, वस्त्र, आधार धातु, बिजली, इलेक्ट्रॉनिक, प्लास्टिक, रसायन, लकड़ी और इससे बने सामान और अन्य कई उत्पाद शामिल हैं। मॉरिशस को अपने 615 उत्पादों, जिनमें फ्रोजन मछली, विशेष प्रकार की चीनी, बिस्किट, ताजे फल, जूस, मिनरल वाटर, बियर, मादक पेय, साबुन, बैग, चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण और परिधान शामिल हैं। इसके अलावा पेशेवर सेवाओं जैसे कंप्यूटर से संबंधित सेवाओं, अनुसंधान और विकास, दूरसंचार, निर्माण, वितरण, शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, पर्यटन और यात्रा संबंधी, मनोरंजन, योग, ऑडियो विजुअल सेवाएं और परिवहन सेवाओं जैसे 115 क्षेत्रों तक यह इस आर्थिक सहयोग से लाभ पहुंचेगा। दोनों देश समझौते पर हस्ताक्षर करने के 2 साल के भीतर सीमित संख्या में संवेदनशील उत्पादों के लिए एक स्वचालित सुरक्षा तंत्र पर बातचीत करने के लिए भी सहमत हुए हैं। सरकार ने दूरसंचार क्षेत्र के विस्तार और संबंधित उपकरणों के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 12,195 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। PM नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई एक बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। बैठक के बाद दूरसंचार तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि यह योजना 1 अप्रैल 2021 से प्रभावी होगी और अगले 5 वर्ष के लिए होगी। इससे देश में दूरसंचार, नेटवर्किंग एवं मोबाइल और अन्य उपकरणों के विनिर्माण को गति मिलेगी और देश में इस क्षेत्र में नए वैश्विक स्तर का उत्पादन होगा। उन्होंने कहा कि योजना का लाभ लेने के लिए आधार वर्ष 2019-20 होगा। छोटे उद्योगों को सामान्य उद्योगों की तुलना में 1% का अधिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। छोटे उद्योगों को कम से कम 10 करोड़ रुपए और सामान्य उद्योगों को कम से कम 100 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना से देश में मोबाइल फोन सेट और अन्य उपकरणों का विनिर्माण को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 31 जुलाई 2020 को घोषित की गई रियायतों के बेहतर परिणाम सामने आए हैं और दुनिया में मोबाइल फोन सेट उत्पादन में देश दूसरे स्थान पर आ गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए के दूरसंचार उपकरण तथा नेटवर्किंग उपकरणों का आयात रोकने में मदद मिलेगी। इससे मेक इन इंडिया अभियान को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही इस योजना से दूरसंचार उपकरणों का उत्पादन 2.4 लाख करोड़ रुपए तक होने की उम्मीद है, जिसमें से 2 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भी शामिल है। इस योजना से देश में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश आने की उम्मीद है। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में पिछले करीब
महीने से चली आ रही तनातनी के बीच सरकार ने सीमा पर अग्रिम मोर्चों तक पहुंच आसान बनाने के लिए ढांचागत सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से बजट में सीमा सड़क संगठन के आवंटन में बढ़ोतरी की है। रक्षा मंत्रालय ने आज बताया कि वर्ष 2021-22 के लिए सड़क विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित राशि को 5,586.23 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6,004.08 करोड़ रुपए किया गया है। सड़कों के रखरखाव के लिए आवंटित राशि को भी 750 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 6,000 करोड़ रुपए किया गया है। साथ ही पूंजीगत कार्य आवंटन में भी 2,300 करोड़ रुपए की जगह 2,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मंत्रालय का कहना है कि सीमा सड़क संगठन की बजटीय राशि में बढ़ोतरी के चलते आधुनिक निर्माण संयंत्र, उपकरणों और मशीनरी की अधिक खरीद की जा सकेगी और सामरिक महत्व की ढांचागत सुविधाओं के निर्माण कार्य में तेजी आएगी। साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों की सड़कों तथा अन्य ढांचागत सुविधाओं का बेहतर रखरखाव किया जा सकेगा। बढ़ी हुई राशि से विशेष रूप से उत्तरी तथा पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में सामरिक महत्व की सड़कों, सुरंगों और पुलों के निर्माण में तेजी आएगी। उच्चतम न्यायालय ने जमीयत उलेमाए हिंद को धर्मांतरण और अंतर्जातीय विवाहों से संबंधित उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पक्षकार बनाने की बुधवार को अनुमति दे दी। वरिष्ठ अधिवक्ता एजाज मकबूल अहमद ने मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रमा सुब्रमण्यम की खंडपीठ के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया। जस्टिस बोबडे ने एजाज अहमद मकबूल से पूछा कि याचिकाकर्ता का इस मामले से क्या लेना देना है। इस पर उन्होंने कहा कि इस कानून से बड़ी संख्या में मुस्लिम युवाओं का उत्पीड़न किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हम इस मामले में न्यायालय को सहयोग करना चाहते हैं, जिसके बाद न्यायालय ने जमीयत उलेमाए हिंद को मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दी। जापान में देशव्यापी कोविड-19 टीकाकरण अभियान बुधवार से शुरू हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पहले चरण में देश भर में करीब 100 मेडिकल संस्थानों के 40,000 से अधिक मेडिकल कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा। मार्च में दूसरे चरण में 30.7 लाख स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को टीकाकरण के दायरे में लाया जाएगा। इसके बाद अप्रैल में 65 वर्ष से अधिक आयु वाले 3.6 करोड़ व्यक्तियों को वैक्सीन की खुराक दी जाएगी। जापान में अभी केवल फाइजर और बायोएनटेक वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। वैक्सीन की पहली खेप पिछले सप्ताह यहां पहुंची है और दूसरी खेप अगले सप्ताह पहुंचने की संभावना है। जापान में कोरोना वायरस का प्रकोप शुरू होने के बाद अब तक 4,19,700 मामले सामने आए हैं, जबकि 7,100 लोग इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं। म्यांमार के सैन्य शासक ने विपक्षी नेता आंग सान सू की के वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश करने के दौरान नए आरोप मढ़े हैं। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्षी नेता पर नए आरोप देश के प्राकृतिक आपदा कानून के उल्लंघन से संबंधित हैं। हालांकि इस आरोप का प्रारूप अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे पहले उन पर गैर कानूनी वॉकी टॉकी रखने का भी आरोप लगाया गया था। म्यांमार की सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल जॉ मिन ट्यून ने कहा है कि सेना लंबे समय तक सत्ता में नहीं रहेगी। उन्होंने चुनाव के लिए सुनिश्चित तिथि बताए बिना आश्वस्त किया कि योजनाबद्ध चुनाव के बाद जीत हासिल करने वाली पार्टी को सत्ता सौंप दी जाएगी। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप newskranti.com पर क्लिक कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से आप अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।